आज हम लोग देखिए कवक जगत को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कवक जगत यानी कि किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जो कवक होती है, फंगस होती है, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, उदाहरण के देखते हैं कि जैसे देखिए हमने अगर ब्रेड को, पराठे को या रोटी को आपने टिफिन में छोड़ दिया तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कुछ रोटी के ऊपर सफेद रुई जैसी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, कहते हैं फफूंदी लग गई है। तो वो एक्चुअली क्या है, एक फंगस है, कवक है। उस जो ब्रेड पे या सड़े हुए फल पे, जो ब्रेड पे और सड़े हुए फल पे जो फंगस ग्रो करती है उसे क्या कहते हैं, राइजोपस। राइजोपस फंगस है जो उस ब्रेड पे ग्रो कर गई है, या सड़े हुए फल पे जो फंगस ग्रो कर जाती है वही क्या है कि चूंकि ब्रेड पे ग्रो करने वाली फंगस है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं या इसे ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। और ये फंगस जो होती है, आपने क्लास 10th में इस तरीके से डायग्राम बनाया है इस राइजोपस फंगस का। ये इसके राइजोइड्स होते हैं और ये इसके ये क्या है, राइजोपस का डायग्राम है। इस राइजोपस के डायग्राम में ये क्या होती है, स्पोरेंजिया होती है। और इस स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, ढेर सारे स्पोर्स बनते हैं और यही स्पोर जर्मिनेट करके नई फंगस बनाते हैं। तो एक एग्जांपल हमने देखा कि जो ब्रेड पे फंगस ग्रो कर जाती है, सफेद रुई जैसे स्ट्रक्चर, वो राइजोपस फंगस होती है। और इस राइजोपस फंगस की स्ट्रक्चर को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरीके से दिखाई देता है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। दूसरी चीज कि देखिए जो मशरूम हम लोग खाते हैं, जैसे मशरूम एक्चुअली इस तरीके से होती है, ये मशरूम है। तो जो मशरूम हम लोग खाते हैं, वह मशरूम एक्चुअली क्या है कि वह मशरूम भी एक फंगस होती है। मशरूम भी एक फंगस है। और इसी तरीके से मशरूम की तरह एक और फंगस होती है जिसे कहते हैं टोड स्टूल। ये है टोड स्टूल फंगस। टोड स्टूल फंगस भी मशरूम की तरह ही होती है, लेकिन ये खाने योग्य फंगस है। जो मशरूम होती है वो खाई जाती है, लेकिन जो टोड स्टूल फंगस है वो खाई नहीं जाती है। वो जहरीली फंगस होती है, पॉइजनस होती है, टॉक्सिक होती है, वो एडिबल नहीं होती, वो खाने योग्य नहीं होती। दूसरी चीज कि जैसे ईस्ट है, ईस्ट जिसे हम खमीर भी कहते हैं। तो ये जो ईस्ट होती है, यह एक कोशिकीय कवक होती है, यूनिसेलुलर फंगस होती है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि इस एक कोशिकीय फंगस का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। और इसी का उपयोग कहाँ किया जाता है कि बियर बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ब्रेड और बियर बनाने में। क्योंकि ब्रेड बनाने में तो इसका उपयोग होता है, इसी कारण हम इस ईस्ट को क्या कहते हैं, बेकर्स ईस्ट। और बियर या अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे शराब बनाने में प्रयोग होता है, इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। इसी कारण हम इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो एक तो ईस्ट हो गई, और दूसरी चीज कि जो फंगस होती है
उसका उपयोग देखिए कि हम लोग एंटीबायोटिक बनाने में भी करते हैं। एंटीबायोटिक एक्चुअली क्या होती है कि हम आप डिस्कस करते हैं कि फंगस का उपयोग कहाँ होता है। कुछ फंगस है जिससे हमें क्या मिलती है, एंटीबायोटिक मिलती है। एंटीबायोटिक क्या होता है कि किसी सूक्ष्म जीव द्वारा बनाया जाने वाला वह पर्टिकुलर केमिकल होता है जिसका उपयोग हम किसी हानिकारक सूक्ष्म जीवों को, बैक्टीरिया को, फंगस को मारने में करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पहला एंटीबायोटिक है वो क्या है, पेनिसिलिन। यानी कि यह पहला एंटीबायोटिक है जो कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने इस पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। तो ये जो पेनिसिलिन है, इसका मतलब कि ये पेनिसिलिन फंगस किससे डिराइव हुई थी, एक फंगस से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम ये क्या है, एक कवक है, फंगस है, और इसी कवक से जो पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन वो खोजा गया था। और पेनिसिलिन एक बार फिर से समझ लीजिए कि यह एक केमिकल होता है, रसायन होता है जो कोई सूक्ष्म जीव ही बनाता है, लेकिन यह दूसरे हार्मफुल, सारे सूक्ष्मजीवों को नहीं, केवल हार्मफुल सूक्ष्मजीवों को मारने में प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा कि जो पेनिसिलिन है वह पहला एंटीबायोटिक है जो खोजा गया था। किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। और तो फंगस का उपयोग हम एंटीबायोटिक को प्राप्त करने में भी करते हैं। और दूसरी चीज कि जैसे कुछ फंगस होती है वो हार्मफुल भी होती है। जैसे कि जो सरसों की पत्ती है, उस सरसों की पत्ती पे सफेद सफेद इस तरीके से स्पॉट्स पड़ जाते हैं सरसों की पत्ती पे, जिसे किस कारण से ये होता है, एक फंगस के कारण जिसका नाम है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो पूरा वैज्ञानिक नाम है इसको एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक फंगस के द्वारा सरसों के पत्ती पे ही नहीं, सरसों क्रूसीफेरी कुल का पौधा है, उस क्रूसीफेरी कुल के, जैसे सरसों है, मूली है, पत्ता गोभी है, तो इन सब के पत्तों पर सफेद सफेद जैसे चाक लगा दीजिए और सफेद सा धब्बा पड़ जाए, उसी तरीके से सरसों की पत्ती पे सफेद धब्बा जो होता है, स्पॉट, व्हाइट स्पॉट जो होते हैं, वह एल्ब्यूगो नामक फंगस के कारण पड़ते हैं। और उसी तरीके से एक और फंगस है जिसको हम कहते हैं पक्सीनिया। तो ये जो पक्सीनिया फंगस है, यह पक्सीनिया फंगस गेहूं में एक रोग काज करती है, गेहूं में एक बीमारी उत्पन्न करती है जिसे कहते हैं काला कीट रोग, या इसको कहते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो किस गेहूं में होने वाला, व्हीट के प्लांट में, गेहूं के पौधे में होने वाला ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किस कारण होता है, इस पक्सीनिया फंगस के कारण होता है। तो ये भी किसके एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फंगस। ये फंगस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि पक्सीनिया है और जो पेनिसिलियम है, ये प्लांट में रोग उत्पन्न करती है। जैसे हम लोगों को जो दाद होती है, खुजली टाइप का होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं, वो भी एक फंगस के कारण ही होता है। और उस फंगस का नाम क्या है, रिंगवर्म। यानी कि जो रिंगवर्म होती है, दाद होती है हम लोगों में, बीमारी स्किन की डिसीज है, स्किन का बीमारी है, त्वचा रोग है, वो किस कारण से होती है, एक फंगस के कारण। तो मशरूम हुआ, टोड स्टूल हुआ, ये सारे किसके उदाहरण हैं, एक फंगस के, कवक के उदाहरण होते हैं। जो फंगस होती है वह एक्चुअली कैसी होती है कि फंगस जो है वह विषम पोषी होती है। देखिए, हम एक चीज कह रहे हैं कि जो फंगस होती है, कवक होती है, वह
विषमपोषी को क्या कहते हैं? परपोषी। विषम अपना भोजन नहीं बना पाता है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी या परपोषी। तो फंगस जो होती है वह अपना भोजन नहीं बना पाती है। क्यों नहीं बना? हरित लवक और क्लोरोफिल। हरित लवक में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का तो फंगस में हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण फंगस प्रकाश संश्लेषण करके, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना नहीं पाती। इसी कारण फंगस क्या होती है? विषमपोषी होती है, हेटेरोट्रॉफिक होती है। विषमपोषी को क्या कहते हैं? फंगस अपना फूड बना नहीं सकती है। तो जो ये विषमपोषी या परपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ये फंगस कितने तरीके की होती है कि ये कैसी हो सकती है कि एक तो कुछ फंगस होती हैं, अधिकांश फंगस कैसी होती हैं? मृतोपजीवी। और कुछ फंगस जो होती है वो कैसी होती है? सहजीवी होती है। सहजीवी होती है यानी कि देखिए, मृतोपजीवी का मतलब कि कुछ कवक जो होती हैं है विषमपोषी का, यानी कि जो अपना भोजन नहीं बना पाती और अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहती है। तो ये फंगस मृतोपजीवी कैसी होती है कि अपना भोजन कहां से लेती है? सड़े गले पदार्थों से। सड़े गले पदार्थों से। वह कवक जो उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी, या उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोफाइट कहते हैं। तो मृतोपजीवी फंगस समझ लीजिए कि जैसे हम लोग अपना भोजन लेते हैं, दूसरे ऑर्गन में अपना भोजन लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। फंगस में, कवक में ऐसा नहीं होता है। फंगस क्या करती है कि जैसे कोई सड़ा गला पदार्थ है तो फंगस अपनी बॉडी से अपने तो उस फंगस के जो हाइफा होता है, उस हाइफा से वह अपने पदार्थ को बाहर ही पचाती है, डाइजेस्ट करती है। जब वह फिर उसको सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। ये स्पेशल मैकेनिज्म है फंगस में, स्पेशल तरीका है फंगस में भोजन की, यानी कि वह भोजन को, सड़े गले पदार्थ को अपने बॉडी के अंदर नहीं लेती है, बाहर ही एंजाइम रिलीज करती है, वही डाइजेस्ट करती है। जब वह कार्बनिक पदार्थ घुलनशील अवस्था में आ जाता है, फिर उसको अपने शरीर में फंगस, जैसे हमने कहा कि ब्रेड पे जो फंगस ग्रो करती है वह इसे क्या कहते हैं? राइजोपस। इसका एग्जांपल, मृतोपजीवी फंगस का एग्जांपल आप क्या कह सकते हैं कि राइजोपस। राइजोपस कैसी फंगस है? एक मृतोपजीवी फंगस है। फंगस हेटेरोट्रॉपिक होती है। न्यूट्रिशन यानी पोषण का एक तरीका कैसा हो सकता है? मृतोपजीवी। और परजीवी हम जानते हैं कि जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है, यानी कि वह अपना भोजन दूसरे जंतुओं और उसे क्या कहते हैं? परजीवी फंगस। जैसे हमने कहा कि रिंग वर्म फंगस जो होती है वो डिसीज काज करती है, तो उसको परजीवी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ कवक जो होती हैं वह दूसरे जीव के साथ, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक समझौता बनाती हैं, समझौता करती हैं, और फिर उसको क्या, ऐसी फंगस को क्या कहते हैं? सहजीवी। सिम्बियॉन्ट यानी कि सहजीवी, जो दूसरे किसी जीव के साथ एक एसोसिएशन करती है, समझौता करती है, साझा करती है, और फिर वो दोनों मिलकर के अपना जीवन, म्यूचुअल एसोसिएशन बराबर, उसे हम कहते हैं सिम्बियोसिस, म्यूचुअल सिम्बियोसिस, सहजीवन। तो सहजीवी फंगस, ये सहजीवन दो प्रकार का फंगस में होता है। लाइक
और जो दूसरा इसका सहजीवी का एग्जाम्पल है वो क्या है, माइकोराइजा। देखिए कवक किसके साथ समझौता करे, कि जब कवक किसी शैवाल के साथ, शैवाल भी एक प्रकार का प्लांट है जिसमें फोटो करते हैं, कवक और शैवाल मिलकर के क्या बनाते हैं, कवक और शैवाल मिलकर के एक नया प्लांट बनाते हैं, पौधा बनाते हैं जिसे लाई। यह कवक जो होती है क्या, कि जल और खनिज लवण, ये क्या करती है फंगस, की जल और खनिज लवण अवशोषित करती है सॉइल से, मिट्टी से। और शैवाल क्या करती है, ये प्रकाश संश्लेषण करके ये भोजन बनाती है। तो कवक खनिज लवण अवशोषित करती है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण करती है, और फिर दोनों का काम होता है। फंगस शैवाल बदले में उसको भोजन बना के देती है, दोनों का जीवन एक साथ चलता है। और इस दोनों समझौते वाले प्लांट को हम क्या कहते हैं, लाइकेन। लाइकेन इज द एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी, फंगस और एल्गी के बीच में यह एक समझौता है, सिम्बियोसिस है, सहजीवन का एक उदाहरण है। यानी कि जब कोई कवक किसी बड़े पौधे के रूट के साथ इसी तरीके का समझौता करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। यहाँ पे माइकोराइजा में हमें क्या समझना है, कि कवक प्लस कवक और बड़े पौधे की जड़ करती है, वहां पर भी फंगस क्या करती है, उस बड़े प्लांट को जल और खनिज लवण अवशोषित करने में मदद करती है, बदले फूड मिलता है। तो इस एसोसिएशन के जरिए जो फंगस होती है वो सरवाइव करती है, जो होती है वह इस तरीके से सिम्बियोटिक एसोसिएशन करके भी अपना जीवन चला सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो फंगस में हो सकती, या तो आज एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि जो अधिकांश फंगस होती है, मोस्ट ऑफ द फंगस आर सब डिराइव करती हैं, और कई ढेर सारी फंगस परजीवी भी होती हैं जो प्लांट में, जैसे हमने पक्सिनिया को देखा, हमने पत्ती पे रोग काज करती है, क्रूसीफेरी कुल के पौधों पे रोग काज करती है, वो परजीवी है। सिम्बियोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो लाइकेन है और दूसरा माइकोराइजा है। लाइकेन बनाते हैं जब फंगस बड़े पौधे की जड़ के साथ समझौता करती है, तो उसे क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। तो इस तरीके पोषण किस तरीके से होता है उसको हम लोगों ने देखा। जो अगली चीज हम लोगों को देखना है वो क्या है, कि फंगस का आवास किस तरीके से होता है। देखिए स्पेशली हम उन्हीं चीजों, उतना ही चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, कि फंगस में आवास, आवास को क्या कहते हैं, कि हैबिटेट। यानी फंगस कहाँ पर रहती है, तो फंगस क्या होती है, कि कहते हैं फंगस विश्वव्यापी है। यानी कि फंगस जो होती है वो हर जगह पाई जाती है, जल में पाई जाती है, वो मिट्टी में भी पाई जाती है, और कहाँ पाई जा सकती है, पौधों और जंतुओं। फंगस पौधों और जंतुओं के ऊपर भी पाई जाती है। और सबसे बड़ी चीज, अच्छी कंडीशन क्या है, कि कहते हैं कि थोड़ा सा गर्म हो और नमी हो, उसी जगह पर फंगस सबसे ज्यादा ग्रो करती है। वार्म एंड ह्यूमिड, गर्मी हो थोड़ा सा नमी हो, वो स्पेस, वो जगह फंगस के ग्रोथ के लिए सबसे होता है, फंगस उसी जगह पर ग्रो करती है। तो
ये तो हो गया कि फंगस कैस का आवास, फंगस कहाँ पाई जाती है, और इन जो आवास होता है और उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, शारीरिकी होती है, उसमें बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो फंगस हर जगह पाई जाती है। और अगर कि प्रजनन, हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। तो देखिए, जो फंगस में प्रजनन होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला क्या है? कायिक प्रजनन। दूसरा तरीका है वो क्या है? अलैंगिक प्रजनन। और जो तीसरा तरीका है फंगस में वो क्या है? लैंगिक प्रजनन। ये 3 तरीके से फंगस में प्रजनन हो सकता है। कायिक प्रजनन, कायिक भाग क्या होता है? जैसे हम कहते हैं पत्ती है वो प्रजनन में भाग नहीं लेते, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, तो जड़ तना पत्ती क्या है? पौधे का कायिक भाग है। उसी तरीके से जो फंगस होती है उसका शरीर देखिए कैसा बना होता है, कि जो फंगस तंतुमय होता है, तंतुमय, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिलामेंटस। जो फंगस की शरीर होती है वो कैसी होती है? यानी कि फंगस का शरीर जो होता है वो इस तरीके से लंबे पतले धागे के रूप में होता है। ये फंगस का शरीर इस लंबे पतले धागे जैसा होता है। इस लंबे पतले धागे को हम क्या कहते हैं? फंगस के कवक के लंबे पतले धागे को कवक सूत्र, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइफा, हाइफा कहते हैं। तो हाइफा जो होता है यही फंगस की बॉडी होती है। फंगस का शरीर बना होता है, कवक सूत्र से बना होता है, और जिसमें ढेर सारी सेल एक सीक्वेंस में लग करके जुड़ होकर के एक धागे जैसी रचना बनाती है, लंबा पतला धागे जैसी रचना। तो इस लंबे पतले और कवक सूत्र जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक क्या होता है कि पटीय, पटीय कवक सूत्र, सेप्टेट, सेप्टेट हाइफा। यानी कि ये जो एग्जाम्पल ऊपर बना हुआ है ये क्या जैसी संरचना में ये क्रॉस वाल बनी हुई है, ये डिवीजन है, इसमें क्रॉस वाल है, क्रॉस वाल की जो विभाजन जो फंगस के इस हाइफा को कई पार्ट में डिवाइड कर देती है। और जो फंगस का दूसरा हाइफा है वो कैसा होता है? संकोशिकी, संकोशिकी, सिनोसिटिक। यानी कि फंगस के इस हाइफा में पार्टीशन वाल नहीं होती। फंगस का ये हाइफा इस नली जैसा होता है, इस मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक ढेर सारे हैं और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। ऐसे हाइफा को फंगस में जिसमें पार्टीशन होते हैं, सेप्टम नहीं होते हैं, पट नहीं होते हैं, वो कई पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे फंगस संकोच की। तो फंगस का जो कवक सूत्र होता है 2 तरीके का होता है, एक तो सेप्टेट हाइफा और एक सिनोसिटिक हाइफा। सेप्टेट हाइफा में पार्टीशन होती है, यानी जैसे मान लो कि हमने बड़ा सा हॉल बनवाया बबीरू से किया, कि उसको फिर उस हॉल में कोई कमरे के डिवाइड नहीं किया, लंबा सा हॉल बना दिए, तो वो क्या है? वो सिनोसिटिक है। जिस तरफ रहते हैं संकोच की, सिनोसिटिक हाइफा, सिनोसिट संकोच की कवक सूत्र। और दूसरा है कि हमने मुर्वल तक बनाया, बबीरू से लेकर मुर्वल तक का लंबा सा हॉल छोटे कमरों में डिवाइड कर दिया, 200 कमरों में, तो वो कैसा हो गया कि सेप्टेट पटी कवक सूत्र। तो फंगस का जो कवक सूत्र होता है, फंगस की बॉडी होती है, वो कैसी होती है कि या तो इस तरीके की होती है, कवक सूत्र इस तरीके, हाइफा
संकोच की हाइफा, जिसमें ये पार्टीशन नहीं होता है। अब फिर से आ जाइए कि ये तो फंगस की जो है शरीर, फंगस का शरीर किस तरीके से होती है, उसमें प्रजनन, फंगस में प्रजनन किस तरीके से होता है। तो देखिए कि जो फंगस है उसमें हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि जो फंगस का हाइफा है उससे कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ना टूट करके नई फंगस बना दे, तो इसे क्या कहते हैं, कायिक प्रजनन। तो कायिक प्रजनन में देखिए एक्चुअली ये कायिक प्रजनन 3 तरीके से होता है। जो पहला है क्या है कि खंडन, दूसरा तरीका जो होता है वो क्या है, तो तीसरा तरीका होता है फंगस में कायिक प्रजनन का, वो क्या होता है कि मुकुलन। हम क्लास 10th में भी पढ़ते हैं कि खंडन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फंगस का हाइफा है और यह हाइफा, मान लो कि यह हाइफा यहाँ से 3 पार्ट में टूट गया इस तरीके से, तो पार्ट क्या करेंगे, डेवलप होकर के 3 नए हाइफा, फंगस के 3 नए कवक सूत्र बना देंगे इस तरीके से। के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, खंडन। खंडन का मतलब कि फंगस का जो कवक सूत्र होता है वह कई खंड में, कई पार्ट में टूट जाए, वो सारे जो खंड बने हैं फंगस के, फ्रेगमेंट बने हैं, वो सब समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के नए फंगस के कवक सूत्र में बदल जाते हैं, नई फंगस बना देते हैं एक तरीके से कहा जाए तो उसे उस तरीके। और जो दूसरा तरीका देखिए जो है वो क्या है कि विखंडन। खंडन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। वो क्या है कि फिशन। फिशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ईस्ट में होता है, ईस्ट में, ईस्ट एक कोष की फंगस है, तो इसमें इसका सबसे पहले जो है कि केंद्रक विभाजित होकर 2 में बदल जाता है, फिर इसका कोषाद्रव्य विभाजित होता है और अंत में उससे 2 नई फंगस बन जाती है। तो इस तरीके से हम कहते हैं, इस तरीके को हम क्या कहते हैं, विखंडन। तो जहां पर कि पहले फंगस का केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोषाद्रव्य विभाजित होता है, अल्टीमेटली 2 फंगस बन जाती है। तीसरा तरीका है जो कायिक प्रजनन का, वो क्या है कि भी ईस्ट में होता है, जहां पर कि एक नई बट बनती है, फिर उस पर दूसरी बट बन सकती है, फिर तीसरी बट बन सकती है, यानी कि जो कलिकाओं की है वो चेन बन जाती है और अल्टीमेटली सब उस जो मात्र कोशिका होती है उससे अलग हो जाती है और वो हो जाती हैं। तो ये फंगस में जो रिप्रोडक्शन का है वो कायिक प्रजनन एक पहला तरीका है। तो देखिए कि थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा ना हो, इस कारण से हम लोग कायिक प्रजनन तक ही देखते हैं और अगले पार्ट में इस कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन और